हाँ भाई मारते हो जंग लेते यार दुबई। दिस इज द एपिसोड 13 ऑफ आवर कोड युद्ध सीरीज, जिसमें कि हम टारगेट कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 इन आवर कंप्यूटर साइंस क्लास 12। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क्स का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें कि हमने पहले 3 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अब हम कर रहे होंगे नेटवर्क डिवाइसेस और बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, अगर तुमने पिछली वीडियो नेटवर्किंग की नहीं देखी है तो मेक श्योर तुम उसको देख लो और इस कोड युद्ध सीरीज को पूरा का पूरा फॉलो करो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ताकि तुम्हें क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में क्लैरिटी टॉप नॉच हो जाए। राइट, और बाकी नोट्स में मैं जिनसे नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, इन नोट्स को अगर तुम्हें परचेस करना है तो तुम वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। इनको पीडीएफ फॉर्म में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएंगे तुम्हारे फोन में। ठीक है, तो चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नाउ प्रोसीडिंग विद नेटवर्क डिवाइसेस, देखो चीज़ें यहाँ पे बहुत सिंपल है और यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा जो केस बेस्ड आता है वो डायरेक्टली आता है। ठीक है, पहले ही बता दूँ तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आता है। थोड़ी सीरियसनेस के साथ देखना। नोट्स अगर खुद से हैंड रिटन बनाते हो तो प्लीज़ बना लो। ठीक है, मेक श्योर या तो तुम्हारे पास कोड यूज सीरीज के नोट्स हो या फिर तो तुम अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, ताकि तुम्हें सब कुछ चीज़ें याद रहे एग्जाम के टाइम पे और तुम रिवाइज कर पाओ खुद से। तो अब अगर हम देखें, देयर इज नेटवर्क डिवाइसेज, जिसमें पहला आता है मॉडेम। मॉडेम यार नाम से ही पता चल जाता है, मॉडेम। मॉडेम मतलब मॉडेम का जो MO है दैट इज मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है मॉड्यूलेटर? मॉड्यूलेटर मतलब यार एक जो सिग्नल्स हैं, जो आपके एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं, जो आपके डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको आप एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दोगे। अभी भैया एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप बोलोगे कि ठीक है इस फ्रेम में, जब जस्ट अभी वाले फ्रेम में क्या वो 0 था या फिर 1 था, अब इस केस में डिजिटल सिग्नल्स के केस में वो हमेशा सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है। इट कैन नेवर बी कि यार वो बीच के किसी फेज में है। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम एनालॉग सिग्नल्स की, एनालॉग सिग्नल्स जो होता है उसमें फेजेस और मॉड्यूलेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। उन सिग्नल्स को समझ सकते हो कि वो एनालॉग है। ठीक है, डिजिटल कैन इज ऑलवेज लाइक ऐसे डब्बे डब्बे जैसा कि भाई 1 0 1 0 1 0 काइंड ऑफ दिस। ठीक है, तो मॉडेम का काम क्या है कि वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में करेगा। और अगर यहीं पे आपका ये देखो, ये मॉडेम है। ठीक है, मॉडेम, अब मॉडेम ना दोनों तरीके के होते हैं, 2 टाइप के मॉडेम होता है, तुम ऐसे समझ लो। एक होता है तुम्हारा मॉड्यूलेटर और एक होता है तुम्हारा डीमॉड्यूलेटर। अब भैया समझते हैं इनको क्या क्या है। मॉड्यूलेटर जो है तुम्हारा वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में करेगा। फिर से समझते हैं, डिजिटल सिग्नल्स मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडेम के पास जैसे ही वो डिजिटल सिग्नल्स गए तो मॉडेम क्या करेगा, उन डिजिटल सिग्नल्स को लेगा और उनको एनालॉग में बना के जहाँ भेजना है वहाँ भेज देगा। मतलब मॉडेम का काम इतना है कि उसने डिजिटल लिया एनालॉग भेजा, डिजिटल लिया एनालॉग भेजा। राइट, डीमॉड्यूलेटर का काम इसका सेम उल्टा है। इसका काम क्या है, इसने एनालॉग लिया, जो वहां से एनालॉग कहीं से आया होगा वो एनालॉग इसने लिया और इसने उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि वो जो एनालॉग सिग्नल्स ऐसे ऐसे वेव्स वाली फॉर्म में एनालॉग सिग्नल्स आए होंगे, उसने उसको 0 और 1 की फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो बस ये याद रखो कि क्या होता है मॉडेम। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या करेगा, डिजिटल को डिजिटल, अब देखो डिजिटल सिग्नल्स कौन भेजता है, डिजिटल भेजता है कंप्यूटर, और एनालॉग सिग्नल्स यानी कि टेलीफोन लाइन। तो यानी कि अगर आपको जैसे कि टेलीफोन में बात करते थे पहले, तो फिर क्या होता था उसमें, हमारे जो कंप्यूटर से हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स निकलेंगे वो कंप्यूटर टेलीफोन लाइन के थ्रू वो एनालॉग में होकर पास करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे रूट में। ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल पूरा वहां से लेके वहां तक डिजिटल सिग्नल्स भेज दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे वेव्स की बात कर रहे होते हैं। तुमने ऊपर पिछले वाले पार्ट में वेव्स पढ़ी है, तो जब वेव्स में ट्रैवल करना होता है तो वी कांट ट्रैवल इन डिजिटल सिग्नल्स, वी विल ऑलवेज हैव टू ट्रैवल इन एनालॉग सिग्नल्स। तो वही चीज़ है यार, यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छा दे रखा है, तुम इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये कंप्यूटर से तुमने ये जो मैंने ये है, ये वाला ये डिजिटल सिग्नल्स है, तो अप डाउन एकदम है ना। तो ये वाले या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो इस पैटर्न में आएगा। जैसे ही मॉड्यूलेटर के पास आया तो इसने इसको डीमॉड्यूलेट कर दिया, इसने इसको क्या कर दिया, मॉड्यूलेट कर दिया। मॉड्यूलेट करना मतलब क्या, डिजिटल से एनालॉग में कर दिया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो इसमें कर्वी लाइंस ऐसे ऐसे करके आ गई हैं, और उसके यहाँ पे जाके जब वो दूसरा मॉडेम है, ये भी मॉडेम है ये भी मॉडेम है, बस इनका काम एप्लीकेशन दोनों का अलग अलग है। ठीक है, एक को अगर मान लो अगर हम चाहते हैं कि हम उसको मॉड्यूलेट करवाएं तो हम उससे मॉड्यूलेशन भी करवा सकते हैं, चाहते हैं हम डीमॉड्यूलेट करवाएं तो हम उससे डीमॉड्यूलेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों के एप्लीकेशंस हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, इन एनालॉग सिग्नल्स को ये रिसीव करेगा और इनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, और बाकी ये वाला मैसेज फाइनली इस वाले के पास पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ से मैंने कुछ भेजा काइंड ऑफ, इसको तुम जैसे कि इनक्रिप्शन वाला तरीका मैंने तुम्हें समझाया था ना, कि कोई भी हम मैसेज भेजते हैं वो सर्वर पे, वो हमारे यहाँ से इनक्रिप्ट होकर फिर वहाँ पे डिक्रिप्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी है कि वो मॉड्यूलेट हो रहा है और डीमॉड्यूलेट हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ लाइक अ ट्रांसलेटर हु कन्वर्ट्स हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, मतलब कुछ इस टाइप का तुम समझ सकता है एज एन एग्जाम्पल। अगला तुम्हारा है इथरनेट कार्ड। यार ये बहुत कुछ नई चीज़ नहीं है, ये बेसिकली एक कार्ड जो कि पहले यूज़ किया जाता था कंप्यूटर्स में, ठीक है। जब हमें एक कंप्यूटर को या फिर क्या बोलेंगे, हाँ, कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को अगर हमें कनेक्ट कराना होता था इंटरनेट से, तो हमें एक कार्ड डालना पड़ता था उसमें, दैट वाज यूज्ड टू कॉल एज NIC, इथरनेट कार्ड, ठीक है। तो वो इथरनेट कार्ड क्या करता था, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कराने में हेल्प करता था। बट आज के टाइम में हर एक लैपटॉप में NIC या फिर इथरनेट कार्ड बिल्ट इन रहते हैं, तभी जाके आप वाईफाई से लैपटॉप को कनेक्ट कर पाते हो। अदरवाइज पहले के टाइम पे अगर आपके पास जब आपके पास NIC बिल्ट इन नहीं होता था, तब आपको ये अलग से लेना पड़ेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो यू कांट कनेक्ट टू योर वाईफाई, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो NIC का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है और अ कार्ड इनसाइड कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स इट टू द नेटवर्क। बस तुम्हें ये याद रखना है कि इसका क्या काम होता है, कि ये नेटवर्क से कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है। तो एनालॉजी लाइक ए सिम, हाँ भाई, अब जैसे कि आपके डिवाइस का सिम है, अगर आप उसमें सिम रखोगे तब आप कॉल कर पाओगे, नेटवर्क से कनेक्टेड रहोगे, तभी जाके SMS कॉल सब कुछ आएगा। अगर आपने सिम निकाल दी तो आप कुछ भी कनेक्टेड नहीं हो, आपका फ़ोन नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी आप यूज़ उसमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ आपका RJ45। यार ये तो तुम्हें देखा देखा भी लग रहा होगा, ये जो तुम्हारा वाईफाई का इथरनेट वाला जो होता है ना पोर्शन, जहाँ पे से नेट आता है, तो वहाँ पे तुम उसमें राउटर के पीछे से तुम इसी वाले को लगाते हो। अगर तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम्हारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, तो उसको देखना, जो वहाँ से वायर आती है वाईफाई की, वो उसके एंड पे यही चीज़ लगी हुई होती है, ठीक है। दिस इज RJ45 कनेक्टर। ये एक प्लग होता है जिसको कि हम इथरनेट केबल से कनेक्ट कराने के यूज़ करते हैं। लुक्स लाइक बिग टेलीफोन प्लग जो भी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का तुम्हें दिखेगा, एक्जैक्टली सेम दिखेगा। उसमें से पिन जैसा था, उसको दबा के ऐसे अंदर को कर सकते हैं, RJ45 मतलब राउटर में डाल सकते हैं, और ऐसे ही दबा के वापस राउटर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो मुझे बताना अगर तुमने देखा है वाईफाई में। देन दिस इज यूज टू कनेक्ट PC स्विचेज राउटर, राउटर लिखा हुआ है ना, तो वहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको PC को कनेक्ट करना है, स्विचेस को कनेक्ट करना है, भैया स्विचेस क्या है आगे देखेंगे, बट जो भी इन सब डिवाइसेस को अगर आपको एक साथ कनेक्ट करना है तो आप RJ45 कनेक्टर का यूज़ करते हो। तो एक एक चीज़ें करके सब कुछ याद भी करते रहना। सबसे पहले हमने मॉडेम डीमॉड्यूलेटर पढ़ा है ना, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग से डिजिटल से एनालॉग करेगा, फिर एनालॉग से वापस डिजिटल कर देगा। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी अभी, इथरनेट कार्ड, जो कि हमारा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए होता है। लैपटॉप वगैरह में आजकल बिल्ट इन आता है, पहले हमें लगाना पड़ता था ताकि हम नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएँ। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा RJ45 कनेक्टर, जो कि हमारा वाईफाई वगैरह में, लैपटॉप्स को कनेक्ट करने में, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में, PCs को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अगली चीज़ है हमारी रिपीटर। ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। मान लो यार अभी वाईफाई मेरे से बहुत दूर, राउटर मेरे से बहुत दूर है। अब मान लो अगर मैं उसका सिग्नल यहाँ तक मेरे रूम तक नहीं पहुँच रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बीच में रिपीटर लगा दूंगा। यानी कि मेरा, मान लेते हैं कि मैं 0 से लेके 100 तक के डिस्टेंस में मैं हूँ, ठीक है, बट वाईफाई की रेंज सिर्फ 50 है। मतलब अगर मेरा जो वाईफाई है वो 0 से लेके सिर्फ 50 डिस्टेंस तक, 50 मीटर के डिस्टेंस तक कवर कर सकता है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, 50 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर सकता है, बट मैं हूँ 100 मीटर दूर। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मैं 50 मीटर वाली रेंज पे मैं रिपीटर लगा दूँ, तो वो रिपीटर अपनी रेंज बढ़ा के और 50 मीटर कर देगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा रिपीटर कैसा है। तो यही होता है, जो सिग्नल्स होते हैं, रिपीटर क्या करता है, जो कनेक्शन के सिग्नल्स होते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर देता है, और एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है, रीजनरेट कर देता है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, रीजनरेट्स वीक सिग्नल्स टू एक्सटेंड रेंज। तो यानी कि अगर यहाँ पे मेरा इस कंप्यूटर से मेरे को वहाँ से कंप्यूटर तक कनेक्ट करना है, यहाँ से मुझे एक दूसरे कंप्यूटर तक, अब देखो यार कंप्यूटर्स की बात हो रही है, मैं वाईफाई की बात कर रहा हूँ, बट चीज़ें सब में सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हम जनरली कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर मुझे इस कंप्यूटर से उस वाले कंप्यूटर तक बात करना है, बट इनकी रेंज बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हो गए हैं। रिपीटर मतलब डिस्टेंस, रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ बीच में मैं रिपीटर लगा दूंगा, जिससे कि वो सिग्नल्स रिपीट हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कुछ भी समझो, इन सब टर्म्स को याद रखो, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की टर्म्स हैं, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ। यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, आपको इनका यूज़ करना है। मान लो कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसमें अगर वायर्ड भी यूज़ करोगे तो भी सिग्नल्स वीक हो जाएंगे ड्यू टू इंटरफेरेंस एंड ऑल, ठीक है। तो अगर तुम बीच में एक रिपीटर लगा दोगे, इवन आफ्टर एक वायर से कनेक्ट होने के बाद भी अगर आप बीच में रिपीटर लगा दोगे, तो वो सिग्नल्स और अच्छे से एम्पलीफाई हो जाएंगे, और अच्छे से रीजनरेट हो जाएंगे, और जो रिसीवर वाला कंप्यूटर है वहाँ तक सारे के सारे सिग्नल्स क्लियरली पहुँचेंगे। तो ये काइंड ऑफ बूस्टर है मोबाइल टावर्स के लिए, तो समझ सकते हैं, है ना। हब भी यार बहुत स्विच। अब देखो ये हब और स्विच को ना एक साथ पढ़ना हमेशा जब भी पढ़ोगे। हब क्या है और स्विच क्या है। हब का मतलब क्या है कि ये एक कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और स्विच का भी सेम काम है। स्विच भी क्या करेगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करेगा।
यानी कि ये तुम ऐसे समझो कि ये एक हेड बन जाता है सिस्टम का। मान लो मेरे पास 50 लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी 50 सिस्टम है मेरे पास, बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं इनको एक साथ कंबाइन कर दूँ ताकि सबके सब चलते रहे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, बीच में या तो हब लगा दूंगा या तो फिर स्विच लगा दूंगा। अब समझते हैं कि ये हब और स्विच है क्या। तुमने स्कूल में भी यार अपने ये लैपटॉप देखेंगे, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब अगर एक बंद पड़ेगा तो सारे के सारे बंद पड़ जाते हैं, कभी कभी, है ना, होता है। और अगर मेन तुम्हारा जो वो हब या फिर स्विच जो भी लगा हुआ होगा स्कूल्स में, तो वहाँ पे अगर एक बार अगर वो बंद हो गया तो सारे के सारे पीसीज बंद हो जाएंगे, उसमें से फिर कोई भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो जो होता है वो एक हेड कमांड सेंटर होता है, ठीक है। वहीं से ही सारे के सारे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और अगर मान लो तुम्हें एक जगह से फाइल दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने हैं, तो वो भी सारा का सारा सारे के सारे ट्रांसफर वाले काम, सारे के सारे कनेक्शंस वाले काम, सिग्नल्स भेजने वाले काम सब हब और स्विच ही मैनेज करते हैं। अब फिर भैया जब दोनों सेम चीज़ कर रहे हैं तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत छोटा सा है, छोटा भी बोला फिर बड़ा बोलो, जो भी बोलो, कि हब जो है, मान लो मैंने यहाँ से बोला कि हब जो है एक टाइप का, तुम ऐसे समझो जो असेंबली हॉल होता है। मान लो असेंबली हॉल में आपको कुछ बोलना है तो तुमने चिल्ला के बोल दिया किसी का नाम कि ओए तू कहाँ है, ठीक है। या फिर तुम्हें किसी को कुछ देना है तो फिर तुमने ऐसे करके फेंक दिया हर जगह पे, कोई भी चीज़, कोई भी अपना मैसेज है तो वो सबको बता दिया। बताना सिर्फ एक बंदे को था, बताना था सिर्फ इस पर्टिकुलर को, पर तुमने सबको बोल दिया चिल्ला चिल्ला के अरे हाय हेलो हेलो, जो भी तुम्हारी जो भी कन्वर्सेशन है, ठीक है। समझ लो एग्जाम्पल बड़ा बेकार है, कोई बात नहीं। बट स्विच क्या करेगा, स्विच तुम्हारा उस पर्टिकुलर को ही भेजेगा जो इंटेंडेड डिवाइस है। अब ये इंटेंडेड वर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पे, कि जिसको आप भेजना चाहते हो, जिसके आपके इंटेंशन, जिसमें आप इंटेंडेड डिवाइस है, सिर्फ आप उसी को ही भेजोगे, उसके अलावा तुम किसी को भी नहीं भेजोगे। स्विच ये करता है ना, यानी कि हब का एक बेटर वर्जन, हब से एक अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास स्विच है। क्यों? कि हब क्या कर रहा है, हब क्या है, वो सबका हब है। यहां से किसी ने कुछ फाइल भेजी, वो सबको जा रही है, बट सबको चाहिए ही नहीं थी, तो रिसोर्स वेस्टेज हुए, रिसोर्स एलोकेशन मिस यूज हुआ, ठीक है, फालतू के ड्रामेबाजी हुई यहाँ पे। बट स्विच क्या करेगा, स्विच ने बोला कि अच्छा इस वाले कंप्यूटर से उस वाले कंप्यूटर तक भेजना है, बाकी कनेक्टेड 100 कंप्यूटर है भले ही, बट इससे उस तक भेजना है तो उसने सिर्फ यहां से वहीं पे ही भेजा, उसी वाले को भेजा, काम हो गया। इंटेंडेड डिवाइस को भेजेगा, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। Smarter than a hub sends data to only intended device using MAC address। MAC address का यूज करेगा, सिर्फ उसी को ही भेजेगा। Saves bandwidth plus more secure। अब bandwidth बचाएगा ऑब्वियसली भाई, यहाँ पे जो तुम्हारा कनेक्शन आ रहा हो वो सेव होगा ना, क्योंकि वो फाइल इतनी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो रही है भाई, वो जहाँ पे जो इंटेंडेड डिवाइस है सिर्फ उसी तक ही पहुंच रही है, तो बैंडविड्थ सेव हो रही है। अलॉन्ग विद दैट ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी हो गया, क्योंकि यार यहाँ से अगर मुझे कुछ एक पर्टिकुलर को भेजना था पर वो सबने रीड कर लिया तो फायदा क्या है, सिक्योर हुआ ना, क्योंकि जिसको भेजना था सिर्फ उसी तक ही मैसेज गया। तो स्विच यार आज के टाइम पे जहाँ पे भी यूज़ होगा, हब ही यूज़ होगा, क्या कह रहा हूँ, आज के टाइम पे जहाँ पे भी यूज़ होगा स्विच ही यूज़ होगा। हब्स आज के टाइम पे आउटडेटेड हो चुके हैं। अब के टाइम पे हब कोई शायद कहीं पे बहुत चीपर जगह पे यूज़ होता होगा, बट कहीं पे हब यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये चीप है बट आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। लाइक शाउटिंग इन अ क्लासरूम एवरीवन हियर्स इवन इफ नॉट नीडेड, राइट, है ना। तो हाँ यार एक और अच्छा सा एग्जांपल आ गया, जैसे कि नहीं होता क्लास में जब पहले टीचर्स आते थे तो फिर क्या होता था कि भाई पूरी क्लास शोर मचा रही है, और मतलब कुछ बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं, सिर्फ 4-5 है जो शोर मचा रहे हैं, बाकी पूरी क्लास को बोल दिया हाथ खड़े कर लो ऐसे करके, ठीक है। तो स्कूल के भी अलग ही होते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता था कि भाई सबको हाथ खड़े करवा दिए। अब जो जिन्होंने कुछ भी नहीं, पूरी क्लास ने तो कुछ नहीं किया, 4-5 की वजह से पूरी क्लास ने हाथ खड़े कर लिए। तो क्या हुआ, एक की ही कुछ, किसी को एक पर्टिकुलर कोई चाहिए था, वो टीचर चाहते तो फिर उन्हीं के ऊपर इंटेंडेड डिवाइस को ही पनिशमेंट दे सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, सबके ऊपर सब करो। तो वो चीज़ है, राइट। अगला है राउटर। है क्या ही राउटर है यार, वाईफाई से कनेक्ट करना है आपको, डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, अपना एक पर्सनल नेटवर्क बनाना है, तो फिर राउटर आपका यूज़ किया जाएगा। कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स ईजी योर होम लैंड टू द इंटरनेट। तो अलग अलग नेटवर्क को, मतलब मान लो अगर मेरे को अपने होम, मेरा घर का जो इंटरनेट आ रहा है, मुझे उसको इंटरनेट से, मेरा घर का जो कनेक्शन है होम कनेक्शन, उसको मुझे अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, राउटर लगा दूंगा। देखो थोड़ा समझते कि भैया ये वाईफाई होता क्या है एग्जैक्टली। वाईफाई का देखो मतलब, वाईफाई का क्या है कि वाईफाई के इस वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस का मतलब है कि आपको वायरलेसली आप कनेक्ट हो डिवाइसेस से। मतलब अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तो क्या मैं अपने फ़ोन में कोई केबल लगाता हूँ या फिर क्या मैं अपने लैपटॉप में कुछ लगाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता कि मैं तो डायरेक्टली वाईफाई, मेरा उसमें वाईफाई वाला ऑप्शन आता है, उसमें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और पासवर्ड डाल के अपना उससे कनेक्ट कर लेता हूँ किसी से भी। तो ये जो वाईफाई है ना, ये मेनली इंटरनेट आ रहा है उस केबल से, और वो जो राउटर का काम है वो सिर्फ इतना है कि वो जो केबल से वायर्ड सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसको वायरलेसली कन्वर्ट कर दे, उनको कुछ वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, जिससे कि बाकी सारे डिवाइसेस उससे कनेक्ट हो पाएं।
राइट। तो ये होता है। बाय द वे राउटर्स जो हैं या फिर जो वाईफाई हैं वो आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, ठीक है। तो मतलब अगर कोई ठीक ठाक लेवल का बंदा जिसको थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी वगैरह जिसमें पढ़ा होगा, तो वो अगर चाहे तो तुम्हारा वाईफाई इजीली क्रैक कर सकता है। तो ऑलवेज बी सेफ, थोड़ा टफ पासवर्ड रखना वाईफाई के, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आ गया वहाँ पे तो फिर छोड़ो। गेटवे, गेटवे क्या होता है? ट्रांसलेटर डिवाइसेस दैट कनेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। यार ये जो है ना, ये समझो तुम कि ये टॉप लेवल का बंदा है, ठीक है, ये टॉप का बंदा है गेटवे। मतलब जहाँ से भी जितने भी कनेक्शन, जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, इधर से उधर आ रहा है, मतलब अलग अलग ब्रांचेस कनेक्टेड है, एक वो है, एक यहाँ है, बहुत दूर दूर डिस्टेंस है, सबका एक हेड जो होता है, एक गेटवे जो होता है, वो सबका टॉप का होता है कि भाई यहाँ से तुम अलग अलग प्रोटोकॉल्स में चेंज कर सकते हो, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्टेड टीसीपी आईपी नेटवर्क विद अनदर नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगर तुम्हारे प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल का है, कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल का है, तो गेटवे जो है वो इनके लिए एज अ टॉप लेवल नेटवर्क कनेक्टर बन जाता है, ठीक है, ट्रांसलेटर डिवाइसेस बन जाता है कि भाई यहाँ से ये तो टीसीपी में करके बोल रहा है, वहाँ पे वो आईपी में सुन रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो गेटवे क्या करेगा, उसने कुछ बोला अपनी प्रोटोकॉल में, गेटवे ने क्या कहा, अच्छा ये बोल रहा है, उसने ट्रांसलेट कर दिया और जिसको दूसरी भाषा में थी उसने समझ लिया। तो काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या फिर डिफरेंट लैंग्वेज समझ लो तुम, है ना, कि भाई तुम्हें कुछ समझना है, मतलब वो नहीं है हिंदी से इंग्लिश या फिर हिंदी से फ्रेंच, इंग्लिश से फ्रेंच, कुछ भी समझ लो, तो बीच में एक ट्रांसलेटर आ जाता है कि भाई मैं दोनों लैंग्वेजेस को समझता हूँ। तो गेटवे वही है, ये दोनों को जानता है, ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स को जानता है और ये सबको एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में बात करने में हेल्प करता है। अगला इज वाईफाई कार्ड। अ वायरलेस एनआईसी अलाउज टू डिवाइस कनेक्ट विया वाईफाई। यार ये वाईफाई कार्ड बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब अगर तुमको डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना होता था ना, मतलब ये सिमिलर है इससे, ठीक है, ये जो तुम्हारा था ना, ये जो तुम्हारा इथरनेट कार्ड था, ये इससे सिमिलर, यहाँ पे एनआईसी लिखा हुआ है ना, देख रहे हो, तो इथरनेट कार्ड जो है और ये जो है वाईफाई कार्ड, ये सिमिलर है। अब वायरलेस एनआईसी, बस यहाँ पे क्या है, ये वायरलेस है, ठीक है। अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट विया वाईफाई। तो यहाँ पे वाईफाई से अगर तुम्हें कनेक्ट करना है तो फिर तुम्हें इसको लगाना पड़ेगा, इसको अटैच करना पड़ेगा। वहाँ पे तुम्हारा वायरलेस नहीं था, यहाँ पे तुम्हारा वायरलेसली हो रहा है ये। अच्छा, बाय द वे, जैसे कि ये वाईफाई कार्ड है ना, आज के टाइम पे एक वो पेन ड्राइव, जितने भी वाईफाई कार्ड तुम कह सकते हो वो आते हैं, उसको डायरेक्टली यूएसबी कनेक्शन होता है उनका, तो वो भी एक ऑप्शन है तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास वाईफाई कार्ड तुम्हें चाहिए। बाय द वे, इसका मेजर यूज़ जो होता है वो होता है अगर आपको सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं, किसी डिवाइस को किसी डिवाइस से कनेक्ट करना है, ठीक है, किसी तुम्हें वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, सिग्नल्स भेजने हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ में इसका काम होता है। तो बताना कभी तुम्हें अगर इसमें इन डेप्थ कुछ बातचीत करनी होगी तो फिर कमेंट्स में। नेक्स्ट इज तुम्हारा रिवीजन टेबल। भाई आखिरी टाइम के लिए यही है तुम्हारा सोर्स, है ना। बाय द वे, मैंने ये कंप्लीट नेटवर्किंग का एक 1 पेजर शीट बना रखी थी, ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है प्रोबेबली। अगर टेलीग्राम पे अपलोड नहीं होगी तो फिर वो इंस्टाग्राम पे तो है ही है, तो इंस्टाग्राम मैंने नीचे लिंक दे रखा होगा, वहाँ से तुम उस 1 पेजर शीट को डाउनलोड करना है। पूरा का पूरा नेटवर्किंग कंप्लीट तुम्हारा एक सिंगल शीट में मैंने कवर कर रखा है, तो तुम्हें रिवीजन बहुत ईजिली तुम कर पाओगे। तो ये डिवाइसेस हैं मॉडम, NIC, RJ45, रिपीटर, हब, सेम जो हमने पढ़ा, बस वही बात है, तुम यहाँ पे इसको रिवाइज कर पाओगे। अगली चीज़ आ जाती है भैया नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड टाइप्स। टोपोलॉजी क्या होता है? अरे यार, कैसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। मतलब अगर कोई कंप्यूटर, हमें 4 कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो इनको किन किन तरीकों से हम कनेक्ट कर सकते हैं, किन किन टोपोलॉजीज से कनेक्ट कर सकते हैं। अब टोपोलॉजी वर्ड तुम्हें अजीब लग रहा होगा, बट हाँ, किस तरीके से हम इसको अरेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड उसकी टोपोलॉजी, राइट। अब पहले आ जाते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। बड़ा फुद्दू सा टॉपिक है। सबसे इसमें सिंपल सा ही है, पैन, लैन, मैन, वैन, ठीक है। क्या है ये? पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, खुद का पर्सनल एरिया बनाना है। मैंने यहाँ से फ़ोन से मैंने माइक कनेक्ट कर दिया, दिस इज़ माई पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैंने अपने फ़ोन को लैपटॉप से एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, दिस इज़ माई पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज बहुत स्मॉल होती है, बहुत पास के डिवाइसेस से कनेक्ट करवाने के लिए, अपना खुद के डिवाइसेस पर्सनली कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा इज़ लैन। लैन कुछ नहीं है, ये लैन बस एक वाईफाई का है टाइप ऑफ तुम्हारा, जिसकी तुम्हें अपने स्कूल का, घर का, किसी भी एक बिल्डिंग का, कैंपस का, अगर तुम्हें उन सब डिवाइसेस को कनेक्ट कराना है, रेंज थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा होती है। जैसे कि तुम्हें पता होगा, ये वायर की रेंज और वाईफाई की रेंज में बहुत अंतर है, ठीक है। तो वही समझ लो, लैन जो है तुम्हारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, कैंपस के लिए, ऑफिस के लिए, यहाँ पे हम इसको लैन को यूज़ करते हैं।
तीसरा है हमारा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सिटी को कनेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग सिटीज़ को अगर हमें कनेक्ट करना है तो जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क जो होता है ना, जो केबल टीवी के नेटवर्क, केबल टीवी आता था पहले उसको लगा देता, तो वो क्या करता था, वो सिटीज़ को कनेक्ट करता था एक सिटी से दूसरी सिटी में। तो दैट इज़ यहाँ पे इसकी रेंज और ज़्यादा होती है। एंड वैन तो यार इंटरनेट ही है तुम्हारा, वैन मतलब क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये इंटरनेट है जो सभी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर देता है, कंट्रीज़ को, ग्लोब को, मतलब पूरा एक दूसरे को, सबको एक साथ कनेक्ट करके रखता है। कुछ भी नहीं है, इजी है, PLMW, ये इनका इंक्रीजिंग रेंज है, PLMW। अच्छा, इसका कुछ वो बना दो यार, एक्रोनियम बना के दिखाओ इसका, देखते हैं कौन सबसे बढ़िया एक्रोनियम बनाएगा। PLMN, इसको याद रखने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे याद रखेंगे, तो PLMW, चलो बना के दिखाओ। नेटवर्क टोपोलॉजीज, अब देखो यहाँ पे बस टोपोलॉजी बहुत सिंपल है यार, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड यूजिंग बैकबोन केबल, ऑब्वियसली, ठीक है, ये जो एक केबल है ना, सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ये केबल जो है ये फेल हो गई, ये बैकबोन फेल हो गई, तो फिर सारे के सारे डिवाइसेस तुम्हारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इसको कोई भी यूज़ नहीं करता आज के टाइम पे, ऑब्वियसली, क्यों यूज़ करेगा भाई इतना बेकार सा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पैसेंजर्स एक बस रूट में सिट बैठे होते हैं और लिमिटेशन कॉलिजन्स कॉमन, यहाँ पे कॉलिजन्स यानी कि डेटा कॉलिजन्स यहाँ पे बहुत कॉमन है। इसने कुछ यहाँ पे भेजा, इसी रूट के थ्रू इसने भी भेजा, 2 पैकेट्स टकरा गए, भट्ट करके फूट गए, ठीक है, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगला है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मतलब क्या, बीच में कुछ रख दिया और बाकी सबने स्टार बना लिया, यानी कि ये बीच में क्या रखा हमने, हब, और बाकी सबको कनेक्ट कर दिया। अब भैया यहाँ पे आपने हब क्यों लिखा हुआ है, स्विच भी हो सकता है, ठीक है, तो वो मत सोचना, यहाँ पे हम स्विच भी रख सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ टोपोलॉजी। सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बीच में एक सेंट्रल नेटवर्क है जिससे कि बाकी सब ने खुद को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अगेन सेम सिमिलर सी चीज़ है कि ये जो है मेन जो बीच का डिवाइस है, अगर ये ख़राब हो गया, इसमें कोई दिक्कत आ गई, तो सारे के सारे डिवाइस अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसको अगर कुछ इससे बोलना है, इस वाले कंप्यूटर को अगर इससे कुछ बोलना है, तो ये क्या करेगा, ये वाला पहले हब को बोलेगा, हब जाएगा, इस हब तो वैसे सभी को ही बोल देगा, बट अगर इस वाले डिवाइस को इससे बात करनी है तो हम बीच में लगा देंगे स्विच, और ये इस स्विच को बताएगा, और स्विच देखेगा कि अच्छा, वो मैक एड्रेस देखेगा स्विच की किसका मैक एड्रेस मैच कर रहा है, तो वो ये वाला बोलेगा कि मेरा मैच कर रहा है, तो ये इसको भेज देगा। तो बस कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा होता है। अगेन सेंट्रल हब अगर फेल हुआ तो फिर पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा, पूरा फेल हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे ऐड और हटा, मतलब किसी को भी अगर ऐड करना है तो क्या करोगे, उसी वाले कंप्यूटर को लाओ, सीधे मेन वाले से अटैच कर दो, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्री में यार तुम्हारा देखो, ये बस और स्टार का कम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पे बस भी चल रहा होता है काइंड ऑफ देखें तो, और एक स्टार भी चल रहा होता है। तो बस किस तरीके से, ये 3 जो तुम्हें दिख रहे हैं ये आपसी में बस के फॉर्मेट में कनेक्टेड है, और इसके अलग अलग जो 3 है ये आपसी में स्टार के फॉर्मेट में कनेक्टेड है। ये मेन स्विच बन गया, बट ये मेन किसके लिए है, इन तीनों के लिए मेन है ना। अगर इस वाले लैपटॉप को, कंप्यूटर को, इस वाले पीसी को अगर इस वाले से बात करनी होगी तो ये इसको बोलेगा और फिर ये यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा। बट अगर ये फेल हो गया, ये खराब हो गया, तो ये वाला इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बट यहाँ वाले सब कुछ चलते रहेंगे, क्योंकि ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। तो अगर इसको इससे कम्युनिकेट करना होगा तो ये आराम से अपना मैसेज इस वाले के थ्रू कम्युनिकेट कर देगा। तो यहाँ पे मतलब मिक्स है काइंड ऑफ, तुम समझ सकते हो, ठीक है, इतना टफ तो है नहीं। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, स्केलेबल है, आराम से कर सकते हैं, बट यहाँ पे वायरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, किसको किससे कनेक्ट कर रखा है, कुछ भी इस तरह से गड़बड़ हुई तो फिर समझ ही नहीं आएगा भाई क्या करा था हमने, ठीक है। तो ये लाइक अ ट्री, तो यार जैसे कि ट्री की तरह दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्री है, ये इनके ब्रांचेस हो गई, फिर इनकी सब ब्रांचेस हो गई, ऐसे इन वालों की और सब ब्रांचेस निकाल दो, सबकी सब ब्रांचेस निकालते जाओ, ऐसे ही इसको एक्सटेंड करते जाओ। बाकी इसमें विजुअल समरी तुम्हारी, बस मैं 1 केबल बैकबोन लीनियर रूट बस बना दी है ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। स्टार में क्या है, स्टार बना दिया है, और ट्री में मैंने पेड़ बना दिया है। अब ये तुम्हारा कोई रिवीजन के लिए यहाँ पे तुम्हें पैन, लैन, मैन, वैन सब कुछ दे दिया, एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल्स याद रखना हर चीज़ के, ठीक है। बस का बता दिया, स्टार का बता दिया, ट्री का बता दिया, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारा कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू ये जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब पेज, यार ये तो पता ही है ना, कोई भी वेबसाइट को तुम ब्राउज करते हो तो फिर तुम पहले के टाइम पे HTTP यूज़ होता था, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बट आज वो जो था वो सिक्योर नहीं था, क्योंकि वो उस मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं करता था, किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं करता था, ठीक है। वो जो भेज रहा है वो उसको भेज देता। तो अगर कोई और बंदा तुम्हारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता बाय चांस, तो वो एग्जैक्टली देख सकता था कि तुम किस साइट पे जा रहे हो, किस चीज़ को देख रहे हो, क्या विजिट कर रहे हो। मतलब थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि मेरा जो वाईफाई है, बाय एनी चांस मेरे घर के आसपास जो नेबरहुड में है वो कोई एक हैकर आ गया, ठीक है। तो उस हैकर ने क्या किया, उस हैकर ने मेरा वाईफाई का पासवर्ड डिकोड कर लिया। बहुत ईजी होता है, ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड हैक करना, इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसने वाईफाई का पासवर्ड हैक कर लिया ब्रूट फोर्स मेथड का यूज़ करके।
अब क्योंकि वो मेरे वाईफाई का पासवर्ड जानता है, यानी कि वो मेरे इंटरनल कनेक्शन के अंदर आ चुका है, यानी कि अब जो राउटर है वो कम्युनिकेट कर सकता है हम दोनों, वो मेरे राउटर के थ्रू मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि मेरा लैपटॉप, मेरा फ़ोन, जितनी भी चीज़ें मेरी वाईफाई से कनेक्टेड हैं वो उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, उनको सिग्नल्स भेज सकता है, उनको पैकेट्स भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नेटवर्क स्निफिंग ऑन कर देता है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, वो सारे के सारी चीज़ें जो भी मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ, वेबसाइट जिसमें भी मैं जा रहा हूँ, अगर वो वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, अगर वो HTTPS नहीं है, अगर उसमें अगर मैंने HTTP वाली किसी वेबसाइट पर गया तो वो ईजिली मेरी सारी सारी डिटेल्स देख सकता है, जो भी मैंने क्रीडेंशियल्स डाले, मैंने क्या उसमें यूज़र नेम डाला, क्या पासवर्ड डाला, सिर्फ HTTP साइट में, ठीक है, वो सब कुछ वो देख सकता है और लॉग इन कर सकता है कभी भी। तो इसलिए हमें सेफ़ रहना है आज के टाइम पे। नेटवर्किंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि HTTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है उस पर तो हमें जाना ही नहीं है, वो रिस्की साइट है, ठीक है। हर वेबसाइट HTTPS फॉलो कर रही हो, और हमारी खुद की वेबसाइट भी HTTPS फॉलो कर रही है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख सकते हो कि वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, वेब पेजेस ट्रांसफ़र करने के लिए यार वही बात है ना, अगर मान लो मैंने वेबसाइट जहाँ पे होस्ट कर रखी है, तुम अगर उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे वेब पेजेस तुम्हारे ब्राउज़र पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं किस प्रोटोकॉल के थ्रू, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू। मेरे वाली में HTTPS, बट जिसका अगर सिक्योर नहीं होगा उसका HTTP, और ये लिखा भी हुआ होता है वेबसाइट के स्टार्टिंग में HTTPS या फिर HTTP। ऑनलाइन बैंकिंग, जीमेल, इन सब में यहाँ पे सिक्योर ब्राउजिंग होती है, बिकॉज डेटा इंक्रिप्टेड हो जाता है। वही बात है, अगर हैकर आ जाता है, ठीक है, मेरे नेटवर्क के अंदर, बट मैं जिस वेबसाइट पे जा रहा हूँ वो HTTPS वाली है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा डायरेक्टली देखना कि मैंने क्या ब्राउज किया, क्या यूज़र ID, क्या पासवर्ड डाला, क्योंकि वो सारी सारी चीज़ें इंक्रिप्ट हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट है हमारा FTP, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो कि फाइल ट्रांसफ़र के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, कुछ भी कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे तुम्हारा FTP प्रोटोकॉल ही फॉलो होती है। मान लो तुमने कोड युद्ध सीरीज़ के नोट्स परचेज किया, उसके जाकर तुमने उसमें डाउनलोड वाले सेक्शन पे, परचेज सेक्शन में जाकर तुमने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो तुम्हारे ब्राउज़र पे वो डाउनलोड होने लग जाएगा अपने आप। तो वो उस टाइम पे, वो डाउनलोडिंग के टाइम पे जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रही होती है, वो जो है वो FTP प्रोटोकॉल है। अपलोडिंग फाइल टू होस्टिंग सर्वर, अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, कुछ भी करना है। अब मान लो अगर मैं इस यूट्यूब की वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है, यूट्यूब के सर्वर पे, तो उसमें FTP प्रोटोकॉल बीच में आ रही होगी, FTP प्रोटोकॉल को ही वो फॉलो कर रहा होगा। नेक्स्ट इज योर SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ईमेल्स वगैरह जब भी भेजते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके SMTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रही होती है, व्हेन Gmail सेंड्स मेल टू अनदर सर्वर। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे अगर आपको मेल भेजनी है तो फिर मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो SMTP आप यूज़ कर रहे हो। POP3 जो है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है रिसीव करने के लिए ईमेल्स। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, ये सेंड करने के लिए है, ये रिसीव करने के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको सेंड करना है, दैट इट विल बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट POP3 प्रोटोकॉल कहाँ पे, जब आपको रिसीव करने हैं ईमेल्स, जैसे आउटलुक डाउनलोडिंग ईमेल्स वगैरह जो हैं, अगर आप रिसीव कर रहे हो देन इट विल बी POP3। अगर आप सेंड कर रहे हो देन इसको याद रखना, S से याद रखो, S का सिंपल और सेंड, ठीक है। तो अगर आपको सेंड करना है मेल जो भी है, तो उसको आप सेंडिंग वाले में SMTP, और अगर आपको रिसीव करना है तो POP3 है ही, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल V3 मतलब वर्जन 3 है इसका, राइट। नेक्स्ट इज योर IMAP। अच्छा, बाय द वे, ये जो भी फुल फॉर्म्स हैं ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो मेक श्योर तुम इनको याद कर लो, ठीक है। 3-4 फुल फॉर्म्स तो आई जाती, कभी 2 कभी 3, तो इनको अपने हिसाब से याद कर लेना नेटवर्किंग से। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या है, रिसीव करने के लिए ईमेल्स बट कीप द सर्वर कॉपी ऑन द सर्वर। यहाँ पे जो कॉपी होगी वो क्लाइंट के पास डाउनलोड हो जाएगी, बट यहाँ पे जो कॉपी होगी वो सर्वर के पास एक कॉपी स्टोर होके रहेगी। एक जैसे ही हैं ये दोनों के दोनों, ये दोनों जो हैं रिसीव करने के लिए हैं ईमेल्स को। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो ईमेल होगा रिसीव करने वाला उसके उसमें क्लाइंट में डाउनलोड हो जाएगा, बट यहाँ पे वो सर्वर पर ही रहता है। नेक्स्ट है जीमेल ऐप सिंकिंग ईमेल्स। अगर जीमेल सिंक करना क्या होता है, मतलब जो भी आपकी जीमेल्स हैं अगर आप उनको सिंक कर देते हो गूगल क्लाउड से, मतलब तो ऑटोमेटिकली सिंक ही होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप जब भी, यार सिंक को ना मैं एक बार अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि सिंक का मतलब कई बार समझ नहीं आता है हमें। देखो गूगल फोटोज़ भी तुम्हें पता होगा कि एक पर्टिकुलर स्टोरेज देती है कि भाई इतना स्टोरेज तक आप अपनी फ़ोटोज़ को गूगल फोटोज़ पर सिंक कर सकते हो, और इसके ज़्यादा होंगी तो फिर आप नहीं कर सकते। डिफरेंस क्या है आखिर गूगल फोटोज़ में और गैलरी में, एक बार ये समझते हैं।
गैलरी की जो फोटोज़ होती हैं वो आपकी लोकल फ़ोन स्टोरेज में होती है, राइट। वैसे तो पता ही होगा मोस्टली, फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट फोटोज़ वाली जो स्टोरेज होती है ना, वो आप अगर इंटरनेट आपका ऑफ है तो आप उनको नहीं देख सकते। यानी कि आज मान लो तुमने गूगल फोटोज़ में फ़ोटोज़ रखी हुई है, तुम खुश हो रहे हो, बट तुम्हारा इंटरनेट ख़त्म हो गया, बट अब तुम्हें इंपॉर्टेंट अर्जेंटली किसी चीज़ की फ़ोटो चाहिए, मान लो जो तुमने क्लिक करके अपलोड करी थी गूगल फोटोज़ वाले में सिंक करके रखी थी, तो उसको तुम तब तक एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपना इंटरनेट एनेबल नहीं करोगे, इंटरनेट ऑन नहीं करोगे फ़ोन का। तो बट गैलरी की इमेजेस तुम कभी भी ऑन है, इंटरनेट ऑफ है, एयरप्लेन मोड में, कुछ भी है, गैलरी की इमेजेस तुम कभी भी एक्सेस कर सकते हो बिकॉज इट इज़ ऑन योर फोन, राइट। तो यानी कि भैया मतलब फ़ोटोज़ ऐप का जो होता है, जो सिंक वाली फ़ोटोज़ होती है, वो स्टोरेज स्पेस आपके फ़ोन में नहीं लेती, राइट। वो आपके फ़ोन में स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, वो डायरेक्टली फ़ोटोज़ यानी कि गूगल के सर्वर पे अपलोड हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो सिंक होना मतलब आपको समझ आ गया होगा, सिंक हो जाना मतलब यहाँ से आपके ने साइड से उनको इमेजेस प्रोवाइड कर दी हैं। अब बोला जाता है इनक्रिप्ट फॉर्म में रहती होंगी सब कुछ चीज़ें, तो ठीक है। नेक्स्ट इज और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी को तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फाउंडेशन यार, ये सब कुछ चीज़ों की फाउंडेशन तुम बोलोगे, इंटरनेट की फाउंडेशन जो है ना, टीसीपी आईपी दोनों ही है, ठीक है। यानी कि अगर तुम कभी भी पैकेट जो तुम्हारा पैकेट एनालिसिस होता है, अगर तुम वो करोगे कि भाई जब पैकेट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, जब तुम वो एनालिसिस करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये प्रोटोकॉल्स जो होती है ना, अलग अलग प्रोटोकॉल्स लिखी हुई आ रखी होती हैं कि भाई कोई प्रोटोकॉल टीसीपी फॉलो कर रही होती है, कोई आईपी प्रोटोकॉल फॉलो कर रही होती है। ये क्या होती हैं? ये वो होती हैं, ये वो रूल्स हैं जो कि कोई पर्टिकुलर चीज़ फॉलो कर रही है, राइट। इंटरनेट में अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है इंटरनेट के थ्रू, देन इट विल बी यूजिंग TCP protocol and TCP protocol for transfers and IP protocol for internet usage, राइट। तो वही चीज़ है, इसको याद रखो थोड़ा बहुत। जैसे कि कोई भी ऐप, व्हाट्सएप, जूम या फिर यूट्यूब, गूगल मीट, कुछ भी तुम एक्सेस कर रहे हो, हर जगह पे TCP IP फॉलो हो ही रहा होता है। जहाँ पे भी इंटरनेट आ रहा है वहाँ पे IP प्रोटोकॉल इज पीपीपी मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये डायरेक्ट दो नोड्स के बीच में अगर आपको बातचीत करानी है तो आप पॉइंट टू पॉइंट, नाम से ही समझ आ रहा है, इस पॉइंट से उस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है, तो डायरेक्टली बिटवीन टू नोड्स ही ये वर्क करेगी, 2000 नोड्स में वर्क नहीं करेगी। ओल्ड डायल-अप इंटरनेट जो था, दैट वाज यूजिंग पीपीपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज योर टेलनेट। टेलनेट की फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल। आई नो अजीब लग रही होगी फुल फॉर्म की, यार टेलनेट और फुल फॉर्म ये है, तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर। अगर आपको रिमोटली लॉगिन करना है किसी एक दूसरे कंप्यूटर में, भैया रिमोटली लॉगिन, देखो रिमोटली लॉगिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बैठे बैठे मैं कोई बहुत दूर रखे हुए कंप्यूटर को अगर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड टेलनेट प्रोटोकॉल। तो सुनने में रिस्की लग रही है। मैनेजिंग रिमोट सर्वर्स नाउ लेस कॉमन, आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, क्योंकि पहले अगर आपको सर्वर्स रिमोटली मैनेज करना है, मतलब मेरा सर्वर मान लो मुंबई में है और अगर मैं यहाँ से उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो बीच की प्रोटोकॉल जो यूज़ हो रही होगी, बीच के जो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होंगे, वो टेलनेट होंगे, टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जितनी भी कॉल पे बात कर रहे हो ना, सब कुछ VoIP यूज़ करनी है, ये इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वॉइस ओवर इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हो, एंड इवन VoIP तो आजकल हर फोन में एनेबल होता है। तुम अगर कभी सेटिंग्स वगैरह में जाओगे ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है VoIP, ठीक है। तो वो VoLT को कई चीज़ें लिखी हुई होती है, तो वो सब कुछ इससे रेलेवेंट है। तो व्हाट्सएप कॉल, जूम कॉल, तो ये सारी की सारी जहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे दैट विल बी कॉल्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। निमोनिक्स यहाँ पे हैं वेब के लिए हमारे, ये फाइल्स के लिए FTP, मेल के लिए SMTP, POP3 और IMAP। अब याद रखना, सेंड के लिए SMTP है, बट रिसीव के लिए दो हैं, POP3 और IMAP। POP3 क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्लाइंट के पास रखेगा, IMAP जो है तुम्हारा वो सर्वर के पास रखेगा। नेक्स्ट इज और बेस प्रोटोकॉल, TCP IP इंटरनेट के लिए और कॉल्स के लिए VoIP। बस अगर तुम्हें इतना पता है, तुम हर एक क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, खुद से तुम ट्राई कर सकते हो इसको, और बाकी एग्जाम पॉइंटर्स जो तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट इज योर वेब सर्विसेज एंड इंटरनेट बेसिक्स। देखते हैं क्या है। www बहुत ईजी है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि कनेक्ट, एक वेब है सारे के सारे वेब पेजेस का, ठीक है। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस। तो वही बात है, www कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स स्लैश पेजेस एक्सेस विया इंटरनेट, तो उसको हम www बोलते हैं। हर एक वेबसाइट के आगे तुमने जनरली देखा होगा कि https://www.hustlehackai.in,
क्या भैया, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी किसी भी वेबसाइट में तुम देखोगे तो फिर वहाँ पे www लग रहा होता है जनरली, तो ताकि ये सारे के सारे वेब पेजेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। एवरीथिंग यू ओपन ऑन क्रोम, एज, जो भी तुम ओपन करोगे वो www यूज़ कर रहा होगा। HTML यार, ये जो है ना, ये एक लैंग्वेज है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये ध्यान रखो। ये सिर्फ एक मतलब जब आप वेब पेजेस बना रहे हो, तो जब तुम आगे अगर वेब डिज़ाइनिंग में जाओगे या फिर वेब डेवलपमेंट में जाओगे तो तुम HTML या फिर तुमने सीखी भी होगी शायद पॉसिबली, ठीक है। तो HTML वगैरह, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ तुम यूज़ कर रहे होगे, बट वो बहुत बेसिक होती है, ठीक है। ये मत सोचना कि आज की कल की जो वेबसाइट है वो HTML पे ही बन रही है, ऐसा नहीं है। वो HTML बस एक बेस सेट करता है, आगे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेजेस बनाने के लिए। पहले की टाइम की वेबसाइट सारी सारी HTML ही फॉलो कर रही होती थी, क्योंकि तब रिएक्ट, Node.js, ठीक है, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा प्रेवेलेंट। और मतलब ये कुछ एक सिंटैक्स है टाइप का H1, ठीक है, तुमने अगर कर रखा हो बेसिक, मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिख दिया है, बाकी तुम्हें इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस फुल फॉर्म से याद रखो। XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, अगेन अ लैंग्वेज यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। कोई सा भी स्ट्रक्चर्ड डेटा अगर आपको भेजना है, देन यू विल सेंड इट इन XML फॉर्मेट। तो जैसे कि बैंक स्टेटमेंट इन XML फॉर्मेट, बैंक स्टेटमेंट जो होता है XML फॉर्मेट में होता है। डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को अगर आपको लेना, अगर आप किसी भी वेबसाइट को होस्ट कराना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। तो डोमेन नेम क्या होना चाहिए? ह्यूमन फ्रेंडली नेम इंस्टेड ऑफ IP। यानी कि जब अगर मैं सर्च कर रहा हूँ hustlehackAI.in, तो दिस इज़ माई डोमेन नेम, राइट। तो मान लो कि ये वेबसाइट हो गई, ये वेबसाइट हो गई, बट तुम समझ रहे हो जो वेबसाइट है कि वेबसाइट है क्या। यानी कि जब मैं सर्च करता हूँ कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट, समझना ठीक है बात को, जब मैं www. इस वाली वेबसाइट पर चला गया, मान लो मैं cbse.gov.in, अब इस वाली वेबसाइट पे जाने का क्या मतलब है? यानी कि ये जो वेबसाइट है, कोई एक सर्वर होगा, सर्वर को तुम एक टाइप से अभी फिलहाल के लिए कंप्यूटर मान लो, एक कंप्यूटर होगा जिसने कि इस वेबसाइट को होस्ट कर रखा होगा। होस्ट करने का मतलब होता है कि इसने पब्लिकली अपनी साइट को विजिबल कर दिया, अपने IP एड्रेस के उस पोर्शन को, मतलब उसका जो कंप्यूटर का IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस के एक पर्टिकुलर पोर्शन, एक पर्टिकुलर फाइल को उसने पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। होस्ट करने का मतलब, मान लो अगर मैं ही कोई वेबसाइट होस्ट करता हूँ, मतलब ऐसे रेकमेंड नहीं किया जाता, वेबसाइट को हमेशा सर्वर पे होस्ट किया जाता है। और तुमने अगर कभी लोकल होस्ट ट्राई करा हो तो बताना मेरे को कमेंट्स में क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर तुम्हें वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वो एक सर्वर पे लिस्ट हो रखी होती है, जहाँ से तुम उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करनी होती है तो तुम्हारा डिवाइस के को वो डेटा भेज रहे होते हैं, वो सर्वर, वो कंप्यूटर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को डायरेक्टली तुम्हारे फ़ोन में लोड कर रहा होता है। तो ये होता है होस्टिंग, राइट। और वो जो है ना, एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स जो हो रहा है वो उस IP एड्रेस को फॉलो कर रहा है। यानी कि जब मैंने लिखा कोई एक वेबसाइट का नाम, डोमेन नेम लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही उसका एक्चुअल डोमेन नेम है। एक्चुअल में तो उसको जो एक्सेस कर रहे हैं वो हम उसका IP एड्रेस एक्सेस हो रहा है, यानी कि IP एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है उसका, कि इसका IP एड्रेस क्या है। वो तो बस बाहर से हमें ताकि पढ़ पाए, वरना पहले सोचो जब IP डोमेन नेम वाला फॉर्मेट नहीं था तब IP एड्रेस का ही यूज़ करके हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो यप, नेक्स्ट इज योर वेब ब्राउज़र। तो सॉफ्टवेयर टू एक्सेस, विजिट वेबसाइट्स, ये सब कुछ तुम्हारा वेब ब्राउज़र में होता है यार। कोई सा भी हो कि आप क्रोम वगैरह जो भी है, फायरफॉक्स, सफारी, सब कुछ तुम्हारा। ये कौन यूज़ करता है भाई आज के टाइम पे सफारी, फायरफॉक्स तो यूज़ करते होंगे, सफारी कौन यूज़ करता है? बहुत पुराने ज़माने का सफारी, राइट। मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया पर्सनली। तो क्रोम मेजॉरिटी प्रेवलेंट, और बाकी शायद ही कोई फायरफॉक्स यूज़ करता होगा, बट पता नहीं, ठीक है। बिंज वगैरह भी यूज़ कर लेते होंगे कुछ कुछ। नेक्स्ट इज योर वेब सर्वर, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर्स वेबसाइट फाइल्स एंड सर्वर्स। यार वेब सर्वर क्या है? वही तो बात है ना, वेबसाइट की फाइल्स, कोई डेटा है, कोई वीडियो है। यूट्यूब पे जब आप वीडियो प्ले करते हो, अभी जो ये वीडियो प्ले हो रही है, तो ये कहाँ पे, ये एक वेब सर्वर के थ्रू डेटा शेयर हो रहा है, ठीक है। पैकेट्स के फॉर्म में तुम्हारे फोन में डेटा आ रहा है, लैपटॉप में डेटा आ रहा है, टैबलेट में जिसमें भी तुम देख रहे हो वीडियो, उसमें डेटा आ रहा है, तो वेब सर्वर से फेच हो रहा है, राइट। अपाचे, Nginx, तो ये हैं कुछ कुछ वेब सर्वर्स के नाम। वेब होस्टिंग मैंने बता दिया, रेंटिंग सर्वर स्पेस टू मेक योर वेबसाइट अवेलेबल ऑनलाइन। तो यानी कि जब मुझे, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मुझे अपनी वेबसाइट लेनी थी तो मैं किस पे गया था? होस्टिंगर पे गया था, प्रोबेबली पेड प्रमोशन नहीं है, बस बता दे, ठीक है। तो वहाँ से मैंने अपना डोमेन नेम परचेज़ किया था 1 साल के लिए। तो तब जाके मुझे इंटरनेट पे एक स्पेस मिल गया HustleHackAI नाम से, ताकि मैं अपने कोई भी चीज़ लिस्ट करवा पाऊँ, खुद की कोई भी चीज़ उसमें लिस्ट करा पाऊँ। तो वो होती है हमारी वेब होस्टिंग, मतलब अपनी वेबसाइट को होस्ट करा देना। होस्टिंग का लिखा हुआ है भी मैंने एग्जाम्पल में, है ना, AWS, GoDaddy, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से कि आप वेबसाइट्स को होस्ट करवा सकते हो।
नाउ नेक्स्ट इज योर हाउ इट वर्क्स, यू टाइप अ URL ब्राउज DNS। अब देखो वो क्या करेगा, DNS ब्राउज करेगा, DNS क्या करेगा, IP एड्रेस फाइंड करेगी, यानी कि जो डोमेन नेम है वो डायरेक्टली डोमेन नेम से आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप पहले उसको DNS यानी कि डोमेन नेम सर्वर उसको क्या करेगा, उसको IP एड्रेस में ब्रेक करेगा, किसका IP क्या है, फिर उस IP से डेटा रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, वेब IP के जो वेब सर्वर है उससे डेटा रिक्वेस्ट होता है कि भाई क्या डेटा है आप भेज दो, फिर वो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, HTML XML जो भी पेज होगा वो उन सर्वर्स में रिस्पॉन्ड करता है फाइनली, और फिर आपका ब्राउज़र उनको रेंडर करता है। यानी कि समझ रहे हो बीच की चेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, किसी भी वेबसाइट पे जाना इतना वो नहीं होता कि बस डायरेक्टली आप किसी चीज़ पे चलेगा, ऐसा नहीं है, बीच में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे डिवाइसेस इसमें इंक्लूडेड हो रखे होते हैं। नेक्स्ट इज योर थिंक, ये तुम्हारा कुछ एक एग्जांपल के लिए बता रखा है, ये कुछ एक सिंपल डायग्राम तुम समझ सकते हो, यूज़र गया फिर वो DNS पे जाएगा फिर वो वेब सर्वर पे जाएगा, फिर उसको एक HTML XSS में रिस्पॉन्स मिलेगा, XML में रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि ब्राउज़र डिकोड करेगा। अगर तुम उसका रॉ HTML XML रिस्पॉन्स देखोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इतनी बेकार लगेगी वेबसाइट। वो तो जो ब्राउज़र होता है वो एक्चुअल में उसको डिस्प्ले कराता है, वो देखता है कि किस तरीके से उसको डिस्प्ले कराना है। और पता है एक और चीज़ होती है, जो तुम्हारा जिस भी डिवाइस पर तुम अपना वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो सकता है कि तुम्हारे डिवाइस पे वेबसाइट अलग तरीके से शो हो रही है, किसी और के फ़ोन में अलग तरीके से शो हो रही है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा ब्राउज़र उसको किस तरीके से डिकोड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सबके फ़ोन में सेम ही सेव हो रही है, ब्राउज़र किस तरीके से, ब्राउज़र बिहेव किस तरीके से कर रहा है, ब्राउज़र के पास कौन सा अवेलेबल एलिमेंट्स हैं जो उसने प्रोवाइड किए थे, क्या वो ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज और एग्जाम पॉइंटर्स, www का मतलब इंटरनेट नहीं होता, www का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है, वेबसाइट के लिए सिर्फ हमारा www है। इंटरनेट इज होल ग्लोबल नेटवर्क, यार ये तो इंटरनेट तो नेटवर्क है सारा सबसे बड़ा। HTML और XML, HTML जो है तुम्हारा डिस्प्ले फोकस है, XML जो है डेटा फोकस है। अगेन HTML अगर तुम्हें वेबसाइट को कोई डेटा है, वेबसाइट डिस्प्ले करानी है, वेब पेज डिस्प्ले कराने हैं तो वो XML में होगा, बट अगर तुम्हारा डेटा हैवी है, कोई तुम्हें डेटा के ऊपर काम करना है, टेबल स्ट्रक्चर, अगर वो सब कुछ है तो XML विल बी यूज्ड। नेक्स्ट हॉस्टिंग का मतलब होता है कि आप एक किराए, मतलब जैसे कि मान लो रेंट पे आप रूम ले सकते हो या फिर उस तरीके से, वैसी हॉस्टिंग का भी होता है, राइट। सर्वर यानी कि मशीन स्टोरिंग वेबसाइट्स, वो मशीन जिसमें कि वेबसाइट डेटा, उस वेबसाइट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जो भी वो वेबसाइट यूज़ कर रही है वो आप होस्ट करा सकते हो, लिस्ट करा सकते हो, अपलोड कर सकते हो सर्वर्स पे, ताकि कोई भी उनको कभी भी रिक्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट इज URL हैज़ 3 पार्ट्स, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड पाथ। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि ये है तुम्हारा HTTPS, प्रोटोकॉल्स मोस्टली सेम होता है सब में, आजकल वेबसाइट जो भी है वो सबके सब HTTP तो यूज़ करेंगी। दूसरा आता है डोमेन नेम, ये होता है तुम्हारा मेन, जैसे कि मैंने क्या यूज़ कर रखा है, hustlehackAI.in। नेक्स्ट इज योर पाथ तुम्हारा पीछे का कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरी वेबसाइट पे स्लैश तुम देखोगे, तुम नोट्स पे जाओगे तो स्लैश नोट्स लिखा होगा, तुम क्रैश कोर्स पे जाओगे तो फिर स्लैश क्रैश कोर्स लिखा होगा वेबसाइट की URL में, तो तुम्हें थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि क्या क्या किसमें, ठीक है। एंड ये कुछ मिनी एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए ताकि तुम इनको कर पाओ सॉल्व। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने कर लिया है अपना पूरा का पूरा नेटवर्किंग कवर, और जिसका भी यार कीबोर्ड वगैरह है बहुत बढ़िया तरीके से दे के आना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और बाय द वे अगर तुम लोग पाइथन में स्ट्रगल कर रहे हो, पाइथन के प्रोग्राम्स तुम उतने अच्छे से नहीं बना पा रहे हो, तो मैंने बहुत तगड़ा क्रैश कोर्स लॉन्च करा है, 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पे तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पाइथन अस्त्र तुम ज्वाइन कर सकते हो, 1100 प्लस यानी कि 1100 रुपीज़ से भी ज़्यादा का उसमें आपको मटेरियल मिल रहा है, और करेंटली ज्वाइनिंग प्राइस सिर्फ 699 है, ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 100 सीट्स हैं। हम उसमें कंप्लीट पाइथन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे होंगे, सिर्फ उनको टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। 12 दिन का क्रैश कोर्स है, बढ़िया तरीके से पाइथन सीखेंगे। उसमें जो एनरोल करना चाहे कर सकता है, कंप्लीटली ऑप्शनल है, किसी को भी ज़रूरी नहीं है। फ्री कंटेंट यूट्यूब पे आता रहेगा, उसकी टेंशन मत लेना, राइट। ये मत सोचना कि भैया पेड कंटेंट बना दिया, पेड बैच बना दिया, आप तो फ्री का कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री कंटेंट तुम्हारे लिए आता रहेगा। ये पेड सिर्फ उनके लिए है जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कंसिस्टेंटली ऑनलाइन रिसोर्सेज यूट्यूब वीडियो से नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ उनके लिए, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय।